Hi everyone, my name is Rachin and I welcome you to Yourpedia. So as you all know कि हमारे RCC का सेशन चल रहा है, RCC के लाइव क्लासेस चल रही हैं. So we have come across this thing कि आपको सिर्फ RCC गेट ही लेना पड़ा है, उससे रिलेवेंट जितने आगे जितने प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जितने इंटरव्यूज हो सकते हैं, उन सबको क्लब करके साथ में पढ़ें ताकि स्मार्ट वे में कुछ पढ़ाई हो सके. नाउ इन दिस मॉड्यूल जो कि हॉलिस्टिकली क्रिएट किया गया है, इसमें हम लोग क्या क्या बात करेंगे. अनलाइक एनी अदर सेंटर, कोई और जगह जहाँ पे सिर्फ आपको गेट के लिए पढ़ाते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. हम लोग क्या करने वाले हैं, हम रिटर्न एग्जाम की तैयारी तो करेंगे ही करेंगे, कंप्लीट रिटर्न एग्जाम की तैयारी करेंगे. साथ ही में विल ऑल्सो डिस्कस इंटरव्यू क्वेश्चंस. As you all know that Yourpedia is very much into interview guidance program and all. तो we get a lot of questions, a lot of feedbacks from the students कि सर आपने जैसा पूछा वैसा कुछ आया. ओके, तो वहाँ से हमारे पास काफ़ी सारा डेटा आता है, काफ़ी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं. तो जो क्वेश्चन रिसेंटली इंटरव्यूज में पूछे गए हैं, whether the interview can be of masters, M.Tech, they can be of PSUs, किसी का भी या किसी गवर्नमेंट जॉब का जो भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि RCC से रिलेवेंट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. क्या प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं, प्लस इससे रिलेटेड आपके पास क्या प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर हम प्रोजेक्ट क्या बनाएं, ओके, जिससे हमारा आगे फ्यूचर में अच्छा हो. अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा होगा सो इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आप मास्टर्स करने इंडिया में बहुत अच्छे IITs में जा सकते हैं या फिर आप अब्रॉड में भी जा सकते हैं. दैट इज पॉसिबल. सो हम लोग 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करेंगे. कंप्लीट रिटन टेस्ट, बिकॉज यू नो दैट विदाउट क्लियरिंग गेट और एनी काइंड ऑफ रिटन टेस्ट इंटरव्यू का सवाल ही नहीं उठता है. एंड समटाइम्स हमारा जो इंटरव्यू है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया है. सो विल गाइड यू दैट थ्रू दैट ऑल्सो. सो देखें, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं. विल कवरिंग दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो, जिसमें हम क्या कर रहे हैं. जैसे अगर आपको PSU के लिए तैयार करना है, ओके, तो मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए. अगर आपको ये दीज आर ऑफ वेरी वेरी इजी टू मॉडरेट लेवल है, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट. फर्स्ट क्वेश्चन 2008 में पूछा गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 सेकंड्स क्वेश्चन, 20 सेकंड 20 सेकंड, वेरी सिंपल क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू टफ पार्ट, आई विल आल्सो टेल यू कि अगर ये क्वेश्चन आपको गेट में या किसी और एग्जाम में दिखता है, इररिस्पेक्टिव, वो हो सकता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए, हो सकता है SSC JEE के अंदर आए, हो सकता है गेट में आए, किसी और एग्जाम में, हो सकता है किसी PSU के इंटरव्यू में आए, तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे. ये टफ क्वेश्चन है विच टेक्स अराउंड 3 to 4 मिनट्स. उसको जल्दी कैसे करना है, किस तरीके से करेंगे, वो सारी हम लोग बात करेंगे. दिस इज रिगार्डिंग योर कंप्लीट गेट की तैयारी यानी रिटन टेस्ट की, जो कि आपका प्री एलिमिनरी टेस्ट है. किसी भी जॉब के लिए या मास्टर्स के लिए दिस इज अ प्री एलिमिनरी टेस्ट, सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है. नेक्स्ट, रिसेंटली जितने स्टूडेंट से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, अगर आप आंसर दे सकते हैं तो प्लीज गिव इट आंसर, दैट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. एडवांटेजेस सबको पता है, बट इंटरव्यू आई गेस दिस वाज आस्क्ड इन किसी PSU में पूछा था, NMDC में भी, आई डोंट रिमेंबर अभी किसमें, बट ये किसी न किसी इंटरव्यू में पूछा गया. दिस व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील इन कंक्रीट. अनदर क्वेश्चन वाज आस्क्ड दिस, व्हाट एग्जैक्टली इज LSM. LSM एक्चुअली है क्या. आप लोग बोलते हो LSM लिमिट स्टेट मेथड है, दैट इज जस्ट द फुल फॉर्म. LSM होता क्या है, ये इंटरव्यू में पूछ लिया. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं. देयर आर मेनी अदर क्वेश्चन विच यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट. कितनी बार क्या होता है, RCC के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल जाती है इंटरव्यू में, अगर आप इंटरव्यू सही डायरेक्शन में नहीं ले जा रहे हैं. नेक्स्ट, सम प्रोजेक्ट्स, जैसा आपको पता है अगर आपके प्रोजेक्ट अच्छे हैं तो आपको इंटरव्यू में इट गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज. वेदर यू आर गोइंग फॉर PSU का इंटरव्यू है या मास्टर्स IIT का, NIT का, किसी का भी इंटरव्यू है, तो इट कैन गिव यू एन एक्स्ट्रा एज. प्लस अगर आपने अच्छे तरीके से आपका प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया है, सो देयर आर चांसेस कि आप इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं, अब्रॉड भी जा सकते हैं फॉर परस्यूइंग योर हायर स्टडीज. कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने सजेस्ट किए थे स्टूडेंट्स को. आर्सेनिक रिमूवल फ्रॉम ग्राउंड वाटर बाय कोएगुलेशन प्रोसेस, कॉन्क्रीट क्यूब टेस्टिंग. बेसिकली 2-3 सब्जेक्ट को मर्ज करके ये टॉपिक बना हुआ है. सो वेदर अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट एनवायरमेंट साइंस से आती है, यू कैन गो इनटू दैट. स्ट्रक्चर से आती है तो उससे भी जा सकते हैं. ओके, तो देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट. नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इस तरीके का कुछ टॉपिक है जिसके लिए IITs में देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट. लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो, बट इसके लिए बिल्कुल सेपरेट से डिपार्टमेंट्स होते हैं. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी. अगर आपने इस तरीके से एक सब्जेक्ट पढ़ा, सो यू विल डेवलप अ हैबिट ऑफ स्टडिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट लाइक दिस, बिकॉज आवर प्राइमरी एम इज नॉट टू क्वालिफाई गेट.
आपका करियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वालिफाइंग गेट इज जस्ट गिविंग द फर्स्ट स्टेप, सिर्फ पहला स्टेप क्वालिफाई होगा आपका। एक बार आप क्वालिफाई कर गए 1.5 लाख में से अगर आप 30,000 में से आप आ जाओगे 30,000 में, देन देयर आर चांसेस कि आपको पीएसयू मिलेगा या आईआईटी मिलेगा। अगर आपका लो गेट स्कोर है तब आप क्या करेंगे? सो दिस ऑल विल कम इनटू प्ले। ऑलराइट, इस तरीके से पढ़ेंगे तो मिनिमम आई कैन गारंटी कि आपका 50-50 मार्क्स बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। सो आई वेलकम यू ऑल, विल स्टार्ट दिस सेशन वेरी सून। प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स वाइल यू स्टडी। जहां पे भी जरूरत होती है प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन योर ओन। ओके, सो आई वेलकम यू टू योर पीडिया, कीप वॉचिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। Everyone, let's start this. Hi everyone, my name is Ruchan and I welcome you to your PDA. So we are coming to the last phase of this RCC और इसमें हमने PSC पढ़ लिया था पूरा का पूरा, टॉकिंग अबाउट कि इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं, लोड बैलेंसिंग मेथड है, स्ट्रेस कॉन्सेप्ट है, स्ट्रेंथ कॉन्सेप्ट मेथड है, किसको कब यूज़ करना है। हालांकि तीनों से एक ही आंसर आता है। और इसके बाद में हमने लॉसेस देख लिए, इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड ऑल, वो सारे के सारे हमने लॉस देख लिए थे। अब हम करने वाले हैं अ फ्यू न्यूमेरिकल्स, ओके, जो गेट में आए हुए हैं और जो कि गेट में नए आ सकते हैं, जिनका पोटेंशियल है आने का। वेरिएशंस बताऊंगा किस तरीके के वेरिएशंस हो सकते हैं। ओके, तो हम लोग लॉसेस के भी क्वेश्चंस करेंगे और इसके अलावा हम लोग दूसरे वाले स्ट्रेसेस निकालने के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स प्रोसीड अहेड and we'll be solving few numericals. So basically this is your first numerical. A rectangular concrete beam of width 120 mm and depth 200 mm is pre-stressed by pre-tensioning to a force of 150 kilonewton at an eccentricity of 20 mm. Okay, the cross sectional area of this is this, modulus of elasticity is this and concrete is this. The percentage loss of stress in the pre-stressing steel due to elastic deformation of concrete is, इसे सॉल्व करना है। Try this. कैसे करेंगे? हमें निकालना क्या है? द परसेंटेज लॉस ऑफ स्ट्रेस इन द प्री स्ट्रेसिंग स्टील। ओके, स्टील के अंदर कितना परसेंटेज लॉस हो रहा है स्ट्रेस में। ओके, चलिए तो देखो सेक्शन कैसा है, इसका हमें विड्थ दे रखा है 120 mm एंड डेप्थ दे रखा है 200 mm। Depth is given as 200 mm, pre-stressed by pre-tensioning to a force of 150 kilonewton at an eccentricity of 20 mm. इसका eccentricity दे रखा है 20 mm और pre-tensioning force कितना है 150 kilonewton। अब क्या मैं यहाँ से m का वैल्यू निकाल सकता हूँ? That is equal to ES by EC, that is upon 3 into 10 to power 4. This will give 21 by 3, that is equal to 7. Okay, the percentage loss of stress in the pre-stressing due to elastic deformation of concrete, कितना लॉस हो रहा है। ओके, तो आपको इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण कितना बताया था, लॉस कितना होता है MFC के बराबर, वेयर FC इज stress in concrete at the level of steel, stress in concrete at the level of steel। अब यहाँ पे इसने एक्सटर्नल लोडिंग की तो कोई बात नहीं करी। ओके, देखो अगर यहाँ पे एक्सटर्नल लोडिंग की कोई बात नहीं हो रही है तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि हमारा जो सेक्शन है वो कुछ ऐसा होगा, L भी हमें नहीं दे रखा है और यहाँ पे दिस W इज ऑल्सो नॉट गिवन, हमें सिर्फ ये न्यूट्रल एक्सिस पता है और यहाँ पे ये है 120 बाय 200, 120 बाय 200 और इसेंट्रिसिटी हमें कहाँ पे दे रखी है, समवेयर अराउंड यहाँ पे ऐसा कुछ स्टील होगा 20 mm पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लग रहा है
अब देखो इसके फिगर में क्या आएगा, एक तो ये प्रोड्यूस करेगा डायरेक्ट कंप्रेशन, और दूसरा इस पी के कारण ये स्टील किस में आएगा, टेंशन में, तो कंक्रीट किस में आएगा, कंप्रेशन में। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा प्लस माइनस पी अपॉन आई इंटू वाई। एफ सी पढ़ो, एफ सी क्या है, स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, यानी स्टील के लेवल पे एफ सी का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहां पे हम लोग एफ सी कैसे निकालेंगे, एक तो P बाय एफ सी में क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, प्लस पी अपॉन आई इंटू वाई। पी कितना दे रखा है 150 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया इज 120 बाय 200 प्लस पी इज इंटू इसेंट्रिसिटी 20 अपॉन आई हो जाएगा 120 इंटू 200 का क्यूब डिवाइड बाय 12 वी डी क्यूब बाय 12 इंटू वाई। अब देखो वाई कितना होगा, वाई पहले हम क्या ले रहे थे 200 का हाफ 100, तो वो हम क्या कर रहे थे, बेसिकली हम लोग ओवरऑल पूरा का पूरा डेप्थ ले रहे थे, तो हम एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेसेस निकाल रहे थे। बट अभी हमें स्ट्रेस क्या निकालना है, अभी हमें स्ट्रेस निकालना है इस डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे 20 mm पे, तो हमारे लिए वाई भी कितना आएगा 20 mm। ओके, तो देखो यहाँ पे इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ, ये मेरे पास में आएगा, आप लोग भी सॉल्व करो, 6.25 प्लस 0.75, so that is equal to 7। ओके, हमारा एफ सी कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो देखो यहाँ पे एफ सी का वैल्यू मेरे पास 7 आ रहा है, m इज ऑल्सो 7, व्हेन m is 7 and fc is also 7, तो mfc is equal to loss due to elastic deformation. So this is equal to 7 into 7, 49 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 49 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, अब देखो हमारा लॉस कितना आया, न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखो द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टील इज दिस, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स दे रखा है, हमें पूछा क्या है, ये आंसर नहीं है, 49 हमारा आंसर नहीं, पूछा क्या है, द परसेंटेज लॉस ऑफ स्ट्रेस इन प्री स्ट्रेसिंग स्टील ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके, तो परसेंटेज कितना लॉस हो रहा है स्ट्रेस में, तो पहले इनिशियल प्री स्ट्रेस निकाल देते हैं। अगर मैं इनिशियल प्री स्ट्रेस निकालूं तो दिस विल बी 150 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 187.5, टोटल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टेंडन डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे निकालते हैं परसेंटेज लॉस, और हमसे ये पूछा है, so this is 49 divided by 800 into 100। ओके, तो ये क्या आएगा 6.125%, यानी करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे, कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या करता है, घुमा देता है, डायरेक्टली उसने स्ट्रेस नहीं पूछा। ओके, आया समझ में। 6.125 इलास्टिक डिफॉर्मेशन ध्यान रखेंगे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, MFC। FC इज स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील, स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। ओके, ऑलराइट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आई गेस गेट 2012। ओके, चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्या दे रखा है, अ कॉन्क्रीट बीम
pre-stressed with a parabolic tendon is shown in the sketch. Parabolic है, the eccentricity of section is measured from the centroid of the cross section. Okay, the applied pre-stressing force service is 1620 kilonewton. Pre-stressing force कितना है? 1620 kilonewton. The uniformly distributed load of 45 kilonewton per meter. कितना है? 45 kilonewton per meter, including the self weight. The stress in the bottom fiber at mid span is. Okay, the stress in the bottom fiber at mid span. मतलब आपको मिड स्पैन पे बॉटम फाइबर पर स्ट्रेस निकालना है. ओके, तो ये तो काफी आसान है, इसमें कुछ खतरनाक करना ही नहीं है. एक तो हमारे लिए क्या आएगा? P बाय ए. ओके, एक हमारे लिए P बाय ए आएगा प्लस माइनस PE अपॉन I इंटू वाई, और एक सबको समझ में आ रहा होगा M अपॉन I इंटू वाई. ये हमारा स्ट्रेस डायग्राम बनेगा. अगर मुझे बॉटम पे स्ट्रेसेस निकालने हैं तो बॉटम पर मिड सेक्शन पे बॉटम पे मुझे इसेंट्रिसिटी कहां दिखाई देगी? 145 mm पर. करेक्ट, 145 mm पे दिखाई देगी. बॉटम पे स्ट्रेस कितने आएंगे? P बाय ए प्लस माइनस M अपॉन I इंटू वाई. इतना पढ़ के आई गेस आपको ये चीज तो समझ में आ रही होगी. ओके, P बाय ए प्लस P अपॉन I इंटू वाई माइनस M अपॉन I इंटू वाई. ओके, चलिए अब P देखते हैं. P है 1620 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 500 इंटू 750 प्लस P इंटू E 145 अपॉन I कितना हो जाएगा? 500 इंटू 750 का होल क्यूब डिवाइड बाय 12 BD क्यूब बाय 12 इंटू वाई. वाई कितना होगा? न्यूट्रल एक्सिस से डेप्थ, दैट इज 750 बाय 2. तो ये आ जाएगा 375 माइनस. अब पहले निकाल लेते हैं मोमेंट कितना लग रहा होगा सेंटर पे. दिस इज इक्वल टू WL स्क्वायर बाय 8 मोमेंट. लोड इज 55. स्पैन कितना है? 7300 यानी 7.3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 8. $299.75 यानी ये आ गया M. I कितना हो जाएगा? इंटू वाई इज 375. करेक्ट. ये हमारे पास चीजें आ गई. अब सारी टर्म्स को बस सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें आती हैं. मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं. ये मेरे पास आएगा 4.32 प्लस, अब इसको सॉल्व कर रहा हूं और इसको मैं यहां पे लिखूंगा. दिस विल गिव मी 5.0112. Just let me check again. Yes, 5.012. और एक इसको, तो इसको भी मैं यहीं पे लिख रहा हूं माइनस 6.39. तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2.93. बॉटम पे कितना आ रहा है? 2.93 न्यूटन पर एम स्क्वायर. और ये कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है. पॉजिटिव मतलब कैसा है? कंप्रेशन. अगर ये चीज नेगेटिव आ जाती तो हम क्या बोलते हैं? टेंशन में है, स्ट्रेस. ओके, तो 2.93 कंप्रेशन, 2.93 कंप्रेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी.
आया समझ में? इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। इजी है, टफ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा लेंदी होता है। सिंस आरसीसी आपको पता ही है, कब से पढ़ रहे हैं, तो आरसीसी इज ऑलवेज लेंदी। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A rectangular concrete beam 250 mm wide and 600 mm deep, okay, is pre-stressed by means of 16 wires of high tensile steel, each of 700 mm dia, located at 200 mm from the bottom of the face at a given section. If the effective pre-stress in the wires is 700 megapascal, what is the maximum sagging moment due to live load which this section of the beam can withstand without causing tensile stress at the bottom face of the beam? Neglect the self weight of the beam. Okay, try करें इस क्वेश्चन को, take 2 minutes 3 minutes, try करें इसको, let's see क्या होता है। ओके, चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। अब क्या करेंगे इसमें, a rectangular concrete beam 250 mm by 750 mm by 600 mm is pre-stressed by means of this much of wire. ओके, हम पहले pre-stress लिख लेते हैं। pre-stress is 700 megapascal और यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील लिख लेते हैं, दैट इज 16 7 mm, ये आ जाएगा 16 इंटू पाई बाय 4 इंटू 7 का स्क्वायर, दिस विल गिव 615.44 mm square. Okay, what is the maximum sagging moment due to live load? Okay, मैक्सिमम सैगिंग मूवमेंट निकालना है ताकि बॉटम पे कोई टेंसाइल स्ट्रेसेस ना आए। ओके, चलो P निकाल लेते, कितना आएगा, प्री स्ट्रेस इंटू 615.44, $430.808 किलो न्यूटन, ये हमारे पास P का वैल्यू आ गया। अब चलें इसको करते 250 बाय 600 mm है। देखो पहले एक बार ये भी मैं बना ही देता हूँ। मान लो ये कुछ W दिया होगा, लाइव लोड ही कंसीडर करना है हमें, बाकी डेड लोड सेल्फ वेट कंसीडर नहीं करना है। दिस इज गिवन एज 250 बाय 600 mm। ओके ओके, अंडू कहाँ से होगा, ओके 250 बाय 600 mm और हमें इसेंट्रिसिटी कितना दे रखा है, लोकेटेड एट 200 mm फ्रॉम द बॉटम फेस ऑफ द बीम, मतलब 200 mm फ्रॉम द बॉटम फेस बोल रखा है, ध्यान रहे 200 mm नीचे से, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी 100 mm हो जाएगा। 200 mm फ्रॉम द बॉटम बोल रखा है, तो ये कितना बचेगा, इसेंट्रिसिटी 100 mm। अब यहां पे प्लस P बाय ए P अपॉन आई इंटू वाई और एक M अपॉन आई इंटू वाई। ओके, अब यहाँ पे हमें बस M का वैल्यू निकालना है और ऐसा बोल रहा है कि बॉटम पे जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस वो कितना है, 0 है, टेंसाइल नहीं आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन बहुत सिंपल से ये बनती है
P by A plus PE upon I into Y minus M upon I into Y. This is equal to 0. ओके, अब P हमारे पास में आया 430.808 अपॉन दिस अपॉन एरिया हमारे पास में 250 इंटू 600 प्लस इसेंट्रिसिटी इज 100 अपॉन 2i हो जाएगा 250 इंटू 600 क्यूब डिवाइड बाई 12 इंटू y। हमारे पास y कितना हो जाएगा, y इज 300 माइनस m अपॉन i यानी इंटू 300, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 0, करेक्ट। अब यहां पे इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इस एक्सप्रेशन के लिए मुझे मिलेगा दिस इज 2.87 प्लस 2.87 अगेन माइनस है तो उसको उधर ले जाते हैं, ये हमारे पास में आ जाएगा m अपॉन ओके, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली m को वैल्यू निकाल रहा हूँ, एट्टी 86.16 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन mm, यानी मोमेंट हमारे पास में कुछ आएगा 86.16 किलो न्यूटन मीटर। 86.16 किलो न्यूटन मीटर आया समझ में कैसे हो रहा है? एक बार जस्ट लेट मी चेक इट वंस अगेन, कहीं पे हमने मिस्टेक ना कर दी हो, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप अपनी कैलकुलेशंस को एक बार वापस से चेक ज़रूर कर लें। 86.1 समथिंग कुछ ही आ रहा है, ओके तो समझ में आया होगा क्वेश्चन, वेरी इजी, कुछ भी खास नहीं है। थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया, क्या बोला आपको, स्ट्रेस निकालने को नहीं बोला, उसने आपको बोला कि आप मूवमेंट निकाल के बताओ, सैगिंग मूवमेंट, और इसने हमें सैगिंग बोल दिया था, तभी हम ये वाला फिगर बना पाए। ओके, कीप इन माइंड दिस थिंग, सैगिंग, सैगिंग मतलब बीम कुछ इस तरीके से सैग कर रही है, मतलब लोड नीचे की तरफ लग रहा है, तो दैट इज सैगिंग मूवमेंट, तभी हम ये लगा पाए, नहीं तो शायद ये नहीं कर पाते। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ट्राई दिस। In a pre-stressed concrete beam section shown in the figure, the net loss is 10% and the final pre-stressing force applied at X is 750 kilonewton. The initial fiber stresses at the top and bottom of the beam were 10% का लॉस होने के बाद में कितना है, 750 किलो न्यूटन है। तो अगर 10% का लॉस नहीं होता तब निकाल के कितना होता, हमें इनिशियल फाइबर स्ट्रेसेस बताने हैं। करें इसे, ट्राई दिस।
ओके चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। बहुत आसान है सर, थोड़ी सी चीज़ ये कि नेट लॉस अगर 10% हो गया है और उसके बाद में कुछ ये 750 किलो न्यूटन हमें मिल रहा है, तो इनिशियल कितना रहा होगा? 750 अपॉन 0.9 ये कुछ रहा होगा। ओके यानी 750 अपॉन 0.9 दैट इज 833.3 किलो न्यूटन। 833.3, लेट मी चेक इट। ओके 833 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। अच्छा अब देखो, कितनों को ये भी डाउट हो सकता है कि हमने 750 और 0.9 किया है, क्यों ना हम ऐसा कर दें कि 750 इंटू 1.1 कर दें, तो दैट विल ऑल्सो गिव यू ऑलमोस्ट सेम आंसर। ओके एग्जैक्टली नहीं, बट यस ऑलमोस्ट आपको सेम आंसर वो दे देगा। ओके ऑलमोस्ट सेम आंसर। ओके तो अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि हम ये वाला ले रहे हैं 833.3 किलो न्यूटन्स। ओके नाउ लेट मी रिमूव दिस स्टफ। आगे देखेंगे, इन अ प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम क्रॉस सेक्शन दे रखा है 250, D1 हमें दे रखा है 200, D2 हमें दे रखा है 100, ये हमें दे रखा है न्यूट्रल एक्सिस। ओके ओके सॉरी, दिस इज D1 200 by 200, 200 200, दिस इज टोटल 400। ओके और B हमें दे रखा है 250, तो यहां से लेके 250, ये अगर 100 है तो इसेंट्रिसिटी कितनी आएगी? इसेंट्रिसिटी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 100, राइट? इसेंट्रिसिटी कितना आ जाएगा? 100। हमें क्या बताना है? द इनिशियल फाइबर स्ट्रेसेस एट टॉप एंड बॉटम ऑफ द बीम। ओके अब देखो, इनिशियल फाइबर स्ट्रेसेस एट टॉप, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, मैं कोई फिगर नहीं बना रहा, प्लस माइनस m अपॉन i इंटू वाई, और एट बॉटम ये टॉप नहीं आएगा, उल्टा लिख दिया मैंने, दिस इज एट बॉटम, ये बॉटम पे है, एंड दिस विल बी एट टॉप, P अपॉन ए माइनस m अपॉन i इंटू वाई। ओके अब देखो P अपॉन ए का वैल्यू निकालते हैं, 833.3 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया 250 इंटू 400, तो ये हमारे पास में आएगा 8.33। एट 33.3 इंटू 10⁻³ इंटू इसेंट्रिसिटी इज 100 अपॉन आई का वैल्यू हो जाएगा 250 इंटू इंटू वाई, दिस विल बी इक्वल टू 200। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा बहुत आसान है, प्री स्ट्रेस इज वेरी इजी, 12.49। 12.49। अब इसने क्या मोमेंट की कुछ बात करी है क्या? मोमेंट के लिए इसने कहीं कुछ नहीं दिया है। ओके तो हम m को कितना लेंगे? ना इसने लोड दिया है ना कुछ दिया है, इसको हम लोग क्या कर देंगे? 0 कर देंगे, कुछ भी नहीं दे रखा है तो। ओके चलो, तो बॉटम पे हमारा स्ट्रेस कितना होगा? P अपॉन ए प्लस टॉप पे 12.49, और ऑब्वियसली एक इसमें कंप्रेशन में है 20 और एट टॉप अगर हम निकालना चाहते हैं दैट इज P अपॉन ए माइनस 12.49, दिस विल गिव माइनस 4.16।
ओके 4.16। तो टॉप पे हमारे लिए आ रहा है -4.16 और बॉटम पे 20.83। यानी करेक्ट आंसर क्या है? आया आपको समझ में? देखो ये सारी चीजें हैं, यही क्वेश्चन आते हैं गेट में, ये गेट 2015 का क्वेश्चन है। ऑलराइट, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे। डू नॉट एक्सपेक्ट कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक कुछ क्वेश्चन आएगा, खतरनाक नहीं होता, बस गलतियां वो आपसे करवाते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट मी जस्ट जूम इट आउट। A pre-tensioned rectangular beam 150 mm wide and 300 mm depth is pre-stressed with 3 straight wires or tendons, each having a cross-sectional area of 50 mm square to an initial stress of 1200 Newton per mm square. Okay. The tendons are located at 100 mm from the soffit. Soffit यानी bottom होता है. Modular ratio 6 दिया है. The loss of pre-stressing force ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कॉन्क्रीट इज। देखो 2017 का एक ही कॉन्सेप्ट पे कितनी बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ओके चलिए ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। हमें विड्थ दे रखी है 150 mm और डेप्थ दे रखा है 300 mm। ओके, ईच हैविंग एरिया हमें दे रखा है 50 mm स्क्वायर। अभी उस पर बात करते हैं। द टेंडेंस आर लोकेटेड 100 mm फ्रॉम द बॉटम। देखो अगर बॉटम से 100 है तो इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी? 50 mm। इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी? 50 mm में हो जाएगी, करेक्ट। मॉड्यूलर रेशियो दे रखा है हमें 6, मॉड्यूलर रेशियो 6। द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे अब स्ट्रेसेस कौन कौन से आएंगे? एक तो P बाय ए, P अपॉन आई इंटू वाई, और इसके बाद मूवमेंट वाला तो नहीं आएगा क्योंकि इसने लोड या लेंथ की कोई बात ही नहीं कर रखी है, तो हम वो टर्म ही नहीं लेंगे। ओके ऑलराइट, अब हमें करना क्या है, ये तो इसके लिए हो गया न्यूट्रल एक्सिस। यहां पे हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ एफ सी, लॉस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन कितना होता है? एम एफ सी। एम हमें दे रखा है 6, एफ सी निकालना है, तो एफ सी कैसे निकालेंगे? P अपॉन ए प्लस पी ई अपॉन आई इंटू वाई। लास्ट क्वेश्चन अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, P अपॉन ए प्लस पी ई अपॉन आई इंटू वाई। ओके, अब यहाँ पे P का वैल्यू निकाल लेते हैं। P कितना आएगा? P इज ओवरऑल स्ट्रेस इज 1200 इंटू एक का एरिया 50 mm स्क्वायर है और 3 है, तो कितने हो गए? 3 इंटू 50। तो हमारे पास P का वैल्यू आएगा 180 किलो न्यूटन। ओके 180 किलो न्यूटन। नाउ लेट्स फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FC। 180 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 300 प्लस P इंटू इसेंट्रिसिटी इज 50 अपॉन आई हो जाएगा बी डी क्यूब डिवाइड बाय 12 इंटू वाई इज 50। वाई वापस कितना आएगा? 50। वाई विल नॉट बी इक्वल टू 150, ध्यान रहे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एफ सी अगर हम निकालते हैं तो ये आएगा
4 प्लस 1.33, तो Fc हमारे पास टोटल आ जाएगा 5.33 न्यूटन पर mm²। अब ध्यान रहे ये किस में आ रहा है, ये जो स्ट्रेस है कंक्रीट में है, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील। अगर मेरे पास Fc आ गया है, Fc का वैल्यू है 5.33 एंड दिस इज इक्वल टू 6, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा 5.33 इंटू 6, दिस विल बी इक्वल टू 32 न्यूटन पर mm²। ओके, हमें निकालना क्या है, द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स में कितना लॉस हो जाएगा, लॉस इन प्री स्ट्रेस, ये कितना आ रहा है 32 न्यूटन पर mm²। और अगर मैं एरिया निकालना चाहता हूं, एरिया कितना है 150 mm², इज इट करेक्ट, 50 इंटू 3 150 mm², तो टोटल फोर्स में लॉस कितना आ जाएगा 32 इंटू 150, दिस इज इक्वल टू 4800 न्यूटन। और अगर मुझे किलो न्यूटन में निकालना है तो दिस इज 4.8 किलो न्यूटन अप टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी 4.8 किलो न्यूटन। इस तरीके के क्वेश्चन आता है आपसे, अभी तक कहीं पर भी सीधा ये वैल्यू नहीं पूछी है, कभी फोर्स में कितना लॉस हो रहा है, कभी स्ट्रेस का कितना परसेंटेज है, ये इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। हालांकि सारा का सारा कैलकुलेशन सिर्फ इसी पे चल रहा है, सारा का सारा कैलकुलेशन सिर्फ एमएफसी पे चल रहा है। ओके, क्या ये चीज समझ में आ रही है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A simply supported rectangular concrete beam of span 8 meter has to be pre-stressed with a force of 1600 kilonewton. एट मीटर का इसका स्पैन है। The tendon is of parabolic profile having zero eccentricity at the supports. प्रोफाइल कैसा है, पैराबोलिक है। ओके, जीरो एसेंट्रिसिटी एट द सपोर्ट्स, P दे दिया हमें 1600 किलो न्यूटन, यहाँ पे भी कितना है 1600 किलो न्यूटन। द बीम हैज टू कैरी एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ कितना 30 किलो न्यूटन पर मीटर, neglecting the self weight of the beam, the maximum depth in meters up to 2 decimal place of the tendon at the midspan to balance the external load should be, okay, to balance the external load should be, क्या करेंगे इसको, ये आपका किस कौन से मेथड से होने वाला है, बाय लोड बैलेंसिंग मेथड। ओके, देखो एग्जैक्टली उसने लोड बैलेंसिंग मेथड नहीं बोला, बट कॉन्सेप्ट वही यूज कर रहा है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को।
क्या ये चीज समझ में आ रही है? कुछ हुआ है क्वेश्चन? देखो बहुत सिंपल सा है। A simply supported rectangular concrete beam of span 8 meter has to be pre-stressed। ये हो गया। The parabolic profile है, has to carry an externally uniformly distributed load of intensity 30 kilonewton per meter, neglecting the set the maximum depth of the tendon at the mid span to balance the external load। हमें external load को balance करना है, यानी कि नीचे जो हम लगाते थे वो यहाँ पे कितना होगा? सेम 30 किलो न्यूटन पर मीटर, तभी तो एक्सटर्नल लोडिंग बैलेंस होगी। ओके अब इसके लिए लगा दो। पी हम कितना लिखते थे? ऐसा कुछ लिखते थे। ओके यहाँ पे पी का वैल्यू है 1600 इंटू 10 टू पावर 3। डब्ल्यू हमारे पास में है 30 इंटू एल स्क्वायर इज 8 का स्क्वायर दैट इज और बेटर अगर हम इसको किलो न्यूटन में ही रहने दें, किलो न्यूटन में ही रहने देते हैं तो इसेंट्रिसिटी हमारा मीटर में ही आ जाएगा डायरेक्टली। 1600 8 का स्क्वायर अपॉन 8 इंटू ई। तो यहां से अगर मैं ई को निकालूंगा दिस विल गिव ये कितना आएगा? ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास से कुछ आएगा 0.15 डायरेक्टली मीटर में ही आ जाएगा। सिंपल सा 0.15 मीटर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस पूछ रहा है। देखा कितना आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, पर आपको ये मेथड पता होना चाहिए। करना कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है या इसके पीछे का लोड बैलेंसिंग मेथड का बैकग्राउंड नहीं पता है तो आप ये 30 किलो न्यूटन पर मीटर कैसे बोल रहे हो वो नहीं पता होगा। WL²/8E हम कैसे लिख रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो कि मुझे अच्छा लगा है। ओके सो ये क्वेश्चन आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व। ओके दिस इज एज एन असाइनमेंट, दिस इज एन असाइनमेंट क्वेश्चन, यू नीड टू सॉल्व दिस और आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके अगर आपको इसका आंसर जानना है सो यू कैन इंटरेक्ट विथ मी, यू कैन हैव अ डिस्कशन विथ मी, वी विल डिस्कस कि इसका आंसर क्या आना है। ओके बट फ्रॉम योर साइड आई हैव सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस, आई वांट कि आप इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगेगा इसमें थोड़ा। ऑलराइट तो ट्राई टू सॉल्व दिस। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विथ few more things are remaining, very last minute things like slabs, something of slabs we have to study, and I guess some codal provisions, and yes I guess we are done with RCC. Okay so we'll meet in the next lecture. Till then everyone take care, bye bye, and please solve this question. अगर आपको नहीं आता है you please reach out to me or to the your PDA team, will get back to you again. Please just try to solve this question. I want कि आप लोग सॉल्व करोगे खुद से तभी आपसे गेट के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके गेट ES या SSC whatever तब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन एवरीवन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ।